हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैं एक रिलेशन बताया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। ठीक, तो पहले वही स्टार्ट करूँगा और रिलेशन समझाऊँगा और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बात कहना चाहूँगा आप सबों के लिए बहुत खुशखबरी है कि हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं होल क्लास सिस्टम। ओके, इट मीन्स कि साइंस के, मैथ्स के एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ये सारे जैसे आर्ट में जो भी आते हैं इसको सभी को आर्ट में रखते हैं। अगर आर्ट में तो ये आर्ट हो गया, ये मैथ्स हो गया और साइंस हो गया। ये कंप्लीट हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 3 टीचर्स होंगे और ये 3 पार्ट है, अलग अलग क्लास लेंगे। मैं जल्द ही अवेलेबल कराऊंगा आप लोग के एक ख़ास ऐप। कमेंट में आप लोग लिखिए कि किनको किनको चाहिए लाइव क्लासेस और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, किस किस क्लास के हैं, सभी आप कमेंट में लिखिए और फिर हम लोग देखते हैं आप लोग को कितने से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि 1-2 दिन के ही अंदर जल्द से क्लास स्टार्ट कर दूँ तो आप लोग के लिए भी बेटर है। गुड, तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है तो इसके लिए टेंशन में नहीं आना है। वी आर विथ यू। ओके, देन हम लोग एक रिलेशन देखे थे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। उस रिलेशन को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या था? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, यानी कि गैस कैसे डिफ्यूज़ करता है इसके बारे में थोड़ा आइडिया लिए थे। तो एक रिलेशन आया था, हम लोग को एक रिलेशन आया था। वो क्या रिलेशन था? R1/R2 इक्वल टू D2/D1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू M2/M1। ये रिलेशन आया था। अब इसी को याद रखना है और अगला हर क्वेश्चन इसी के बेसिस पर सॉल्व करना है। ठीक, तो जिनके पास बुक नहीं है मैं बता देता हूँ, वो पियर्सन का बुक ले लें। ठीक है, पियर्सन के बुक से मैं सारे कवर कर रहा हूँ, इसलिए आप ये बुक को ले लीजिए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं मार्केट से ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ऑनलाइन अमेज़न पर मिल सकता है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, और ऑफलाइन मार्केट में आप कहीं भी रहते हो नियरेस्ट सिटी में जाइए और ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सब एक काम कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। 480 cc of methane gas diffused in 40 minutes. Okay, if 1440 cc of another gas diffused in 60 minutes under similar condition of temperature and pressure, then find out the molecular mass of the gas. ठीक है, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 इज इक्वल टू M2/M1। यानी कि मास के टर्म में दिया है तो इसको और हम इसको ले लेंगे, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। इस पर सॉल्व करेंगे। पहले रेट निकालेंगे। पहला रेट R1 पहले है मीथेन के लिए, यहाँ पे मीथेन गैस लिया गया है और 40 मिनट में डिफ्यूज़ करता है। 4 पहले हम लोग लिखेंगे क्या? 4 मीथेन CH4। तो CH4 के लिए इसका मास क्या निकालोगे? CH4 12 + 4 16। ठीक है, तो 16 हो गया। अब R1 निकालोगे तो क्या होगा? R1 के लिए होता है जितना वॉल्यूम
वो डिफ्यूज़ कर जाता है पर यूनिट टाइम में। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितना वॉल्यूम है 480 अपॉन टाइम कितना है 40, यानी कि ये है 12, यानी कि R1 क्या है 12 लीटर पर मिनट। ठीक, अब R2 निकालेंगे। R2 कैसे निकालेंगे, 1440 सीसी है, यानी ये वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये टाइम लेता है कितना 60 मिनट में। ठीक, दूसरा गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है 1440 सीसी और टाइम कितना है 60 मिनट, तो इसके लिए रेट कितना हो जाएगा 144,060, कितना हो जाएगा 36, यानी R2 कितना हो गया 36, नहीं 36 नहीं, ये हो जाएगा 2 and 4, ओके, हाँ 24 हो गया। अब हम रिलेशन पर आएंगे, कौन सा रिलेशन पर, तो ये वाला रिलेशन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 अपॉन M1। तो हम यहाँ से रेट पहले लिख लेंगे, R1 का रेट क्या है, R1 जो रेट निकाले थे मीथेन के लिए वो था 12, ठीक है 12, और R2 कितना है 24 इज इक्वल टू M2 मुझे पता नहीं है, M2 नहीं मालूम है, चलिए यहाँ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है R1 का वैल्यू है 12 और R2 का वैल्यू है 24 और मीथेन का मास पता है, ठीक है, तो M1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो ये है 14, ओके, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आप लिख लिए हो। ठीक, तो वहाँ से हम लोग यहाँ के बाद में इधर आएंगे। ठीक, तो हम लोग के पास 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 अपॉन स्क्वायर रूट, ये 14 नहीं 16 होगा मास, तो 16 है, तो 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 अपॉन, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर रूट M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, यानी 2 टाइम में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट M2 बराबर क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, M2 इज इक्वल टू, यहाँ रूट में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये पावर, ये यहाँ 2 छुपा होता है स्क्वायर रूट, तो ये पावर में 2 चल जाएगा। ठीक है, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे वैसा गैस है जिसका मास है 4, वो किसके लिए होता है, तो हीलियम के लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए कह सकते हो कि ये हीलियम गैस था और इसका मास 4 है। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग समझेंगे सेकेंड क्वेश्चन इस पर, और आपने देखा पहले क्वेश्चन कैसे फार्मूला के बेसिस पे था, और हम लोग को उसी तरह से सॉल्व करते जाना है हर क्वेश्चन को, और हर रिलेशन इसी प्रकार से होगा। गैसियस लॉ याद रहना चाहिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सभी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से क्वेश्चन बनाना आसान होता है। तो शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को आप यदि नोट नहीं किए हो, कोई स्टूडेंट के पास यदि बुक नहीं है तो पहले इसको नोट करें। ओके, तो नोट हो गया तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का ये निकालना है हम लोग को, क्या रिलेटिव रेट्स। ओके, तो रिलेटिव रेट्स निकालना है तो हम लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, और पता भी है क्या, तो हम लोग जानते हैं रेट के लिए R1/R2 इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट m2/m1। ठीक है, तो डेंसिटी इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग डेंसिटी वाला इक्वेशन नहीं लगाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m2/m1 यूज़ करेंगे। ठीक, तो R1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखना है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है, सेम है, ऑलवेज सेम रह रहा है। तो सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर का लेना है, तो R1/R2 का वैल्यू निकालोगे तो ऑक्सीजन सेकेंड में क्या है, पहले है ऑक्सीजन एंड सेकेंड में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के फॉर्म में रहता है। इसका मास 32 और इसका कितना आ जाएगा 32 + 32 64। ओके, तो यहाँ पे M2 क्या हो जाएगा, मास 64 और M1 कितना आ जाएगा 32। ठीक, तो इसका हम लोग निकालेंगे जब रिलेटिव इसका रेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव रेट स्क्वायर रूट 2/1। इसको आप लिख सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू 2√2:1, यानी कि इसका रेशियो हम लोग निकालना चाहें इस फॉर्म में, इसको R2/R1 नहीं, R1/R2, तो हम लोग को इस प्रकार से मिलेगा। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन समझिए, वॉल्यूम ऑफ ए गैस वाज 600 cm³ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इंक्रीज बाय 25%। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन ये है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको गिवन वॉल्यूम पहले वाला कितना है, V1 लिख सकते हैं 600 cm³। ठीक, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया नहीं है शुरू वाला, तो P इनिशियल या P1 मान लेते हैं, P है। फिर कहता है नेक्स्ट में कि इफ़ P इज़ इंक्रीज बाई 25%, तो P2 हम लोग क्या कर सकते हैं, P + P का 25% हम लोग बढ़ाते हैं, तो फाइनली आएगा हमको P + P/4 आ जाएगा 5/4P। प्रेशर P2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम नहीं पता है। ठीक है, तो वॉल्यूम नहीं पता है तो V2 अननोन है, वाट कर देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, गिवन हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नोट कर लिए हो सब, तो हम नोट करा देते हैं। यहाँ पे ये सब नोट करना है। ठीक है, ये सब गिवन जो है पहले लिखना है और यहाँ से आना है ऊपर। ठीक, तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर में रिलेशन, वो क्या है, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये एक रिलेशन पता है, या कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन पता है हमको पहले से। ठीक, यहाँ अब हम लोग वैल्यू डालेंगे। पहला प्रेशर क्या है मेरे पास, प्रेशर P है। पहला वॉल्यूम क्या है 600 cm³। अच्छा, मेरे पास प्रेशर बाद में कितना हो जाता है 5, यहाँ से देख कर बताना है, ये वाला, ये है बाद वाला प्रेशर 5P/4 और इनटू वॉल्यूम बाद में कितना हो जाता है, यही निकालना है, मुझे पता नहीं है, तो जो निकालना है उसको एग्जैक्ट वैसा ही रख दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो V2 को छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बटा में 1 कर लेते हैं तो पता चल जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू 600 इंटू ये 4 इधर आ जाएगा 4 और 1 इंटू 5P इक्वल टू V2, या इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो। V2 इज इक्वल टू P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये कितने टाइम्स में कटेगा 120 टाइम्स में कट जाएगा। तो V2 कितना आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ये वॉल्यूम निकल के आया 480 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप नोट कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट हो गया? नहीं हुआ ना? चलिए कुछ सेकंड के लिए मैं कहूँगा आपको कि स्क्रीन पॉज कीजिए और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, और नहीं है तो अब बुक ले लेंगे। शुरू में दिक्कत हो रहा है आप सभी को क्वेश्चन नोट करने में, उसके बाद में आप एक काम कीजिए कि इसको आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए एक और सॉल्यूशन है, आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर मुझे चाहिए क्वेश्चन। तो मैं ऐसा करूँगा कि टेलीग्राम चैनल आप जानते हो ना, कम्युनिटी में जाइए और वहाँ पे, या टेलीग्राम पर जाइएगा ना, तो हम वहाँ पे बनाए हुए हैं AC डाउट जोन, ठीक है, AC डाउट जोन, अचीवर्स क्लासेस डाउट जोन सर्च कीजिएगा, चैनल का आएगा वहाँ लोगो, और जाइएगा वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे आप पहले कमेंट कीजिएगा कि चाहिए, तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा सभी क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन पर थोड़ा सा नज़र डालिए, समझिए पहले क्या करता है। ए गैस सिलेंडर इज़ फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस विच वेट 40 ग्राम। द सेम सिलेंडर होल्ड्स 880 ग्राम ऑफ ए गैस A and 560 gram of a gas B under same conditions and condition of temperature and pressure. Calculate the relative molecular mass of A and B. स्टूडेंट्स एक लॉ मैंने बताया था, वो लॉ था एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, इफ़ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल, यही ना था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या है, उसका वॉल्यूम एंड मोल है, ठीक। तो टेम्परेचर प्रेशर पर दिया गया है ये सब। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला चीज़ कहा गया है गिवन, पहले हम लोग गिवन पे आते हैं कि ए गैस ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या समझे थे एवोगाड्रोस लॉ से, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि कोई गैस लो, हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, या आर्गन लो, या क्रिप्टन लो, चाहे कोई गैस लो, ठीक है। अगर एक रूम में जाते हो वहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा सिमिलर रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ भरोगे रूम में गैस तो भी नंबर ऑफ़ मोल सेम रहेगा, ठीक है। N1 लेते हो नंबर ऑफ़ मोल तो N1 ही रहेगा। यदि हीलियम गैस उस रूम में भर देते हो तो N1 मोल ही रहेगा, और आर्गन रखते हो फिर भी N1 मोल। यानी कि क्या होगा कि सिमिलर कंडीशन, यानी कि एक रूम है, जैसे हम हैं इस रूम में क्या करते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दिन भर सिमिलर रखते हैं, सिर्फ क्या करें कि गैस बदलते जाए। तो उस रूम में, जिस रूम में हम हैं, इसमें गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, नंबर ऑफ मोल ऑलवेज सेम रहेगा। हाइड्रोजन लेंगे उतना ही मोल हटेगा, हीलियम लेंगे उतना ही मोल, आर्गन लेंगे उतना ही, नियोन लेंगे उतना ही, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया गया है हाइड्रोजन H2 है, और यहाँ पे इसका मास दिया गया है, हाइड्रोजन का मास, इसको स्मॉल m कर देते हैं, ठीक। ये है मेरे पास 40 ग्राम, ठीक। और मोलिकुलर मास को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, ये मेरे पास 2 ग्राम है, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास
नंबर ऑफ मोल n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, मेरे पास 2 है, तो ये 40/2 क्या हो जाएगा 20। ठीक, तो 40/2 20 ये हो गया इतना मोल। अब जिस एक सिलेंडर में रखा था गैस हाइड्रोजन को, तो उस समय आया मोल 20 मोल 20 मोल। अब उस सिलेंडर में हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखता है। तो एक बार क्या करता है कि 20 मोल आ रहा है हाइड्रोजन रखने पर, तो एक बार एक गैस रखता है जिसको ए बोल रहा है, उसका मास है 880 ग्राम। ठीक है, फिर हटाकर उस गैस को रखता है दूसरा बी गैस। ठीक है, उसका मास है 560 ग्राम। तो कहता है कि बताओ कि ये जो गैस है जो इतना ग्राम उसमें रखे हैं, उसका रिलेटिव मास क्या है, यानी कि कहने का मतलब उसका जो हम निकालेंगे कितना, एक मोल या रिलेटिव मास कह लो या एक मोल का मास कह लो या मोलर मास कह लो। ठीक है, तो मोलर मास निकालो इस गैस का, ये कौन सा गैस है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, अब मिटाते हैं। मेरे पास n कितना आया था 20 मोल। ठीक है, 20 मोल्स। तो अब क्या करना है कि मोल तो सेम ही रहेगा, ये भी ए गैस भी रहेगा तो भी मोल सेम। तो 20 मोल मेरे पास है, तो 20 मोल इज इक्वल टू 880 ग्राम। तो हम लोग कभी भी एक मोल का ही मास निकालते हैं तो किसी भी एटम का मोलर मास आता है। तो एक मोल का मास इज इक्वल टू मोलर मास। तो एक मोल का मास 880 ग्राम अपॉन 20, यानी कि यह आया 44। कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई गैसियस मॉलिक्यूल होगा जिसका मास है 44। एज्यूम कर सकते हो CO2। ठीक है, CO2 का मास 44 होता है ग्राम में। ठीक, तो ये 20 मोल था तो इतना ग्राम था, तो एक मोल होगा तो 44 ग्राम, यानी कि मोलर मास ऑफ CO2 होता है 44 ग्राम। तो आप मान सकते हो कि ये कौन सा गैस रहा होगा, CO2। अब ये इतना ही मोल है क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है शुरू से अंत तक। तो हीलियम भी डाल दिए तो भी वही बात रहेगा। हाइड्रोजन पहले डाले थे यहाँ पे तो 20 मोल आया था, तो CO2 का केस में भी उतना ही रहेगा। अब दूसरा एक है वहाँ पे एक बी गैस है, ये तो ए था। बी गैस में क्या करते हैं हम लोग कि देखते क्या है 560 ग्राम है। ठीक है, ओके। तो इसका क्या है मोलर मास उसको देखते हैं। तो सिंपली 20 से यहाँ भी हम लोग डिवाइड करते हैं, 560 है तो 20 से डिवाइड करते हैं, ये कितना जाएगा 28 ग्राम। ओके, तो हम लोग क्या समझे इसको, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है, इसका मास होता है 28 ग्राम। ठीक है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो बी गैस है जिसका मोलर मास कितना हो जाएगा, यानी एक मोल का मास 28, और वो हो सकता है पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन होने का, वही होगा ही। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग हो जाए। केमिस्ट्री उसी का स्ट्रांग होता है जिसका न्यूमेरिकल बनना आसान हो जाता है। फिजिक्स उसका ही आसान माना जाता है कि या उसी का अच्छा माना जाता है जिनका क्वेश्चन बनना आसान होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल। यही सब फंडा है। और मैथमेटिक्स में जिसका मैथ सॉल्व होता है तो मैथ अच्छा होता है, जाहिर सी बात है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब आइए क्वेश्चन को समझिए। कहता है इक्वल मासेस ऑफ 4 डिफरेंट गैसेज ABCD आर टेकन इन ए सेपरेट कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम
द मोलिकुलर मासेस ऑफ द गैसेस इन ऑर्डर, बी से बड़ा डी है, बी से बड़ा डी, डी से बड़ा ए, और सबसे ज़्यादा मास किसका है, उसका सी का है। यानी कि इसका जो मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा किसका है, सी का है। कहता है कि कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेस्पेक्टिव गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन कहता है कि बताओ कि एक कंटेनर में एक कंटेनर लिया गया है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, तीनों गैसेस हैं, और तीनों गैस का अमाउंट यानी मास सेम लिया गया है, अमाउंट सेम लिया गया है, बट इसमें मॉलिक्यूलर मासेस है। मॉलिक्यूलर मासेस सबसे ज़्यादा किसका है, सी का है, उससे कम ए का, फिर डी का, और सबसे हल्का क्या है, बी का है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि देखो, जो जितना हल्का होगा वो ज़्यादा फुर्तीला होगा, बहुत तेज़ी से क्या होगा, इधर उधर भटकेगा। ठीक है, और जो भारी होगा, जो हल्का होगा, क्या होगा, आसानी से इधर उधर जा सकता है। और भारी जो होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी यहाँ 4 गैसेस हैं, और दूसरा चीज़ ये जानते हैं कि जो हल्का रहता है वो तेज़ी से दौड़कर आगे चला जाता है, या एक चीज़ जानते हो जो आसानी से भाग सकता है, वो मोटा होगा कि पतला आदमी होगा, पतला आदमी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देता क्या है, अमाउंट सेम लिया गया है। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर मासेस क्या है, इस ऑर्डर में है, बी सबसे हल्का है, उससे हल्का, उससे भारी क्या है, डी, फिर ए, फिर सी। ठीक, तो बताना है कि कौन सा प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, यानी इस कंटेनर में कौन सा प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। ठीक, तो जो ज़्यादा हल्का होगा वो आराम से ऊपर होगा, इधर उधर भटक रहा होगा। अब देखो, जो इधर उधर भटकेगा वही ज़्यादा टकराएगा इस वॉल से, इस वॉल से टकराएगा, ऐसे 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 टकराएगा चारों तरफ। जो ज़्यादा टकराएगा वही क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि हम बताए थे कि मॉलिक्यूलर या एटॉमिक कोलिजन के कारण किसी कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। सो सबसे जो हल्का रहेगा उसका क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने का पॉसिबिलिटी होगा। तो सी सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, सॉरी, तो सी सबसे कम प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, उससे कम, या ऐसे लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा क्रिएट करने वाला है, बी, उससे कम डी, फिर उससे कम ए, फिर उससे कम सी। यानी सबसे जो हल्का होगा सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जो सबसे भारी हो कम प्रेशर क्रिएट करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। एनालिसिस ख़त्म हुआ। एंड वंस अगेन आई हैव टू से डैट कि आप सभी कोई को करना यही है कि कमेंट में लिखना है आप लोग कितने लोग हो जो तैयार हो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। इससे ये होगा कि हमको उस प्रकार के अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 100 स्टूडेंट हो चुके हैं और आप लोग को वहाँ पे फिर अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो ज़्यादा स्टूडेंट गैदर होगा तो उसके बेसिस पे हम लोग को तैयार करना पड़ता है। ओके, तो ये समझ में आया। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।